कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे बहुत सारी ईमेल और इंस्टा पर मेरे डीएम, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप सारी चीज़ें तो बता रहे हैं लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के में तो आप भी वो ज़रूर मुझे बताएं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है, जो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इटली में पढ़ने के ख्वाहिशमंद, जो चाहते हैं कि एक ऐसी फ़ाइल बनाई जाए, एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करें जिससे हमारे वीज़ा के मिलने में काफ़ी सारे चांसेस और ऑब्वियसली जो रिफ्यूज़ल के जो चांसेस हैं वो कम से कम मिनिमाइज़ हो सकें। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स। इसमें हम बताएंगे आपको कि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो कि ज़रूरी है आपके इटली के अंदर वीज़ा के लिए। फर्स्टली आपके पास आता है अटेस्टेशन। आपको तमाम अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट या फिर बैचलर्स आपने किया है, वो सारे के सारे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटरमीडिएट ऑफिस, हायर एजुकेशन कमीशन या फिर फॉरेन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ से आपको कंप्लीट करवाने हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आपको अपने अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है तो उसकी बैचलर्स डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट यह आपको हायर एजुकेशन एंड मूफा से टेस्ट करवानी है। और इसके साथ साथ आपने अगर मास्टर्स किया हुआ और पीएचडी के लिए अप्लाई करवा रहे हैं तो वही तरीक़ेकार है कि आपको उसको एचईसीएन मूफा से करवाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यूआर कोड बेहद मैंडेटरी है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बाहर और फॉरेन ऑफ, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जब आप अटेस्टेशन करवाते हैं तो वो क्यूआर कोड लगाते हैं। ये बेहद ज़रूरी होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट जब होने के लिए जा रहे होते हैं उसके लिए। विदाउट दैट वो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो याद रहे कि आपको क्यूआर कोड ज़रूर अटैच करवाना है। सेकंड आता है हमारे पास नोटरी पब्लिक, जिसके अंदर आपको 3 पासपोर्ट की सिंपल कॉपीज़, अपने डोमिसाइल्स की 3 कॉपीज़ और ये सारी चीज़ें आपको अटैच करवानी है नोटरी पब्लिक। तो एक दिमाग में बात आती है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, चाहे उसके अंदर हमारे कंबाइंड से मैट्रिक की आपके पास आ रही होती है मार्कशीट, इसके साथ साथ आपकी स्कूल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ रहा होता है वहाँ, और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर जितने भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी आप अटेस्ट करवा लीजिए नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक बेसिकली इस तरीके का एक आपको नज़र आता है जैसे कि एक सैम्पल है। बेसिकली ये 4-5 ऐसी कोई स्टैम्प्स लगती हैं ट्राइंगल, और वो एक सील भी लगा रहे होते हैं इसके अंदर गोल्डन कलर का। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करवानी है और अटैच करवानी है। नोटरी पब्लिक और आपके जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एचईसी और मुख्तलिफ अटेस्टेशन करवाने के बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको जितने भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना। ट्रांसलेशन आपको दरअसल एम्बेसी की तरफ से कुछ आपको वेरीफाइड रिकग्नाइज्ड ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, वहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं। और याद रहे कि इसका जो खर्चा आता है तकरीबन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आता है। आप तकरीबन 15 से 18 हज़ार का जो अमाउंट है वो आप बनाकर जाइए अपने माइंड के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा और ये टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। तो अपने जो आप इनसे इनके बाद जब भी आप जाएं तो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए ताकि इनकन्वीनियंस ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो बताता चलूँ, एम्बेसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर्स हैं आपको उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ट्रांसलेट करवाने होंगे, जो कि बेहद रिक्वायरमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एफआरसी, जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। एफआरसी के लिए आपको नादरा विजिट करना पड़ेगा। अगर आप कराची में मौजूद हैं तो आप बफर जोन जो नॉर्थ नाजिबाबाद वाला, जो उनके 24 आवर्स वाला जो नादरा है, आप वहाँ से जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट बेसिकली 1500 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ आती है और ये आपको बिल्कुल इमीडिएटली ही। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि पोलियो सर्टिफिकेट है। आपको अगर पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विज़िट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में रह रहे हैं तो आप जिना जा सकते हैं, अब्बासी शहीद जा सकते हैं, वहाँ से आपको पोलियो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा।
और ये मैंडेटरी है आपके वीज़े रिक्वायरमेंट की। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके थोड़े से चांसेस मज़ीद इंक्रीज़ हों, तो आप कोविड-19 वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाइए। ऐसे करने से उनको पता चलेगा कि द कैंडिडेट इज़ मच मोर कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ, और ऐसे करने से वो थोड़ा सा आपको ओपनली एक्सेप्ट करने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है, पोलियो सर्टिफिकेट दिखने में कुछ इस तरह से होता है। तो हम बात करते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के बारे में। आपको चार चार पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ विद फॉर्मल अटायर आपको अटैच करनी है। प्लीज़ याद रहे कि आप कोई ऐसी कैजुअल या फिर इनफॉर्मल फ़ोटो आपको नहीं लगानी है। मेहरबानी फरमाकर एहतियात कीजिएगा इसके। और इन द एंड में ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप चार पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ विद ब्लू बैकग्राउंड भी अपने साथ रखिए एहतियातन। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वाइट बैकग्राउंड के साथ हमेशा करवाइए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी बॉयज़ हमारे जो मेल सुन रहे हैं, ये ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और उसके हिसाब से जो कलर स्कीम होती है, उस टायर की जो सिलेक्शन हो रही होती है, और ये जो कलर स्कीम होता है उसका ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल सोबर आना चाहिए, ठीक है। अगर वो लोग जो कि जिनकी बियर्ड है वो सही तरीके से ट्रिम करवा लें, ख़त बनवा लें अपने, ताकि उनको इनकन्वीनियंस फ्यूचर में ना हो। बताइए कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप 3 से 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप उसमें शो कीजिए, ठीक है। और वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 12 से 15 लाख, ठीक है। 10 से 12 लाख बोलते हैं, लेकिन 12 से 15 लाख सेफ साइड की नहीं है। याद रहे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप एक तरह की थोड़ी सी ना कंसिस्टेंसी शो कीजिए कि फॉर एग्जांपल पहले महीने के अंदर ये बैलेंस था, सेकंड मंथ के अंदर ये बैलेंस हुआ, और थर्ड मंथ के अंदर फाइनली जो बैलेंस था वो अचीव हो गया। अचानक से पैसे को डंप करने से गुरेज करें। और होता है क्या है कि थोड़ा सा उनको एक तरह की शक जाता है कि ये जो बंदा है यार, ये अचानक से पैसे आ रहे हैं, अचानक से जा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे ना एहतियात कीजिए, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली बैंक स्टेटमेंट आपको 5 से 6 दिन पहले निकालना होगा, एम्बेसी जाने से पहले। तो बैंक स्टेटमेंट कैसी दिखती है ये आपको बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये जो मैंने अमाउंट के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि 12 से 15 लाख, ये तो आप कीजिए सेफ साइड के नहीं, लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 5,520 यूरोस पर ईयर आपको शो करने होते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन बताता हूँ कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इटली के अंदर है वो 460 यूरो पर मंथ है। हम एक साल की नहीं जा रहे हैं, तो 460 यूरो का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 5,520 यूरोस पर ईयर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर करंटली अभी जो बैंक रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट चल रहा है, वो 1 यूरो इक्वल्स टू 189 PKR। और वक्त के साथ साथ ये वेरी भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि 5,550 आपको शो करनी है, और उसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट PKR में या फिर अपने किसी होम कंट्री के अमाउंट में बनती है उसमें आप कीजिए। तो 5,520 यूरो को मैं 189 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ रहा है 10,43,280 PKR फॉर अ ईयर। तो मैं आपसे हमेशा रिकमेंड करूँगा कि 10 से 12 लाख रुपए की जो बैंक स्टेटमेंट है आप ज़रूर शो कीजिए फॉर द 3 मंथ। अब बात करते हैं कि बैंक लेटर के बारे में। जब आप स्टेटमेंट निकलवा रहे होते हैं वहाँ से, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने मेंटेन की होती है अपने बैंक के अंदर। बैंक मैनेजर्स इस चीज़ का ऑथराइज्ड होता है कि वो आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकाल दें। ये दरअसल इस चीज़ को शो कर रहा होता है कि इस पर्सन ने इतने वक्त तक इतनी अमाउंट अपने बैंक के अंदर मेंटेन करके रखी, और ये जो भी है सारे के सारे पैसे जो हैं उसके लीगल हैं एक्सेप्ट। आपको इसके साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम भी शो करनी होती है कि ये जो पैसे आए हैं आपके पास वो कहाँ से आए हैं। इसके अंदर आपके पास सैलरी स्लिप भी आ सकती है। सैलरी स्लिप्स जब आप शो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जॉब लेटर शो करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं तो उनकी ऑब्वियसली पेंशन की जो स्लिप्स आ रही होती है या फिर ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो आपको शो करना पड़ेगा। इफ़ यू ओन अ बिज़नेस, या फिर अगर आपके फादर इस बिज़नेस ओन करते हैं, तो आपको तमाम बिज़नेस रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। अब चीज़ एक मैं बताता चलूँ आपको कि प्लीज़ जो भी है
आपके पास उनसे ईच एंड एवरीथिंग आप खुद उनसे खुल्लम खुल्ला शेयर कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए और किसी भी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल ना हो इसके अंदर। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि देखें, सस्पिशियस एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कैंडिडेट पर मतलब जाता है, इम्प्रेशन जाता है, और उसकी वजह से जो चांसेस हैं वो रिजेक्शन के वो बढ़ जाते हैं। तो जितने भी अपने सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। एक तरह का कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट हो गया या फिर कोई भी ख़राब डॉक्यूमेंट या ऐसी चीज़ इस्तेमाल आप ना करें वहाँ पर। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो उनकी तरफ से एक स्पॉन्सर स्टेटमेंट इशू होना चाहिए। और बेसिकली एक तरह की अंडरटेकिंग होती है कि मैं ये अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ स्टडी इन इटली के लिए। अगर आप स्पॉन्सर स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको कोई भी कोर्ट, नोटरी पब्लिक या फिर कोई ऐसी लीगल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, और वो सिंपली एक स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या करेंगे, आपको ये रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख के दे देंगे, और वो जो भी होगा वो आप अपने फादर से फिल करवा लेंगे। तो आगे एक सैम्पल मौजूद है ये स्पॉन्सर स्टेटमेंट का, आइए देखते हैं। बात करूं, ये एक स्टैम्प पेपर है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हो रही होती हैं कि ये मेरा जो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो है ये मेरे बेटे हैं और मैं उनका वालिद साहब हूँ, और ये स्टडी इन इटली के लिए अप्लाई करने इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो भी खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, वो मैं बेयर करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन। तो गाइस, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर मैं और भी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट जो हैं मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखें, प्री इनरोलमेंट करवाने से पहले ना आप हमेशा क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन के लिए दे दीजिए। देखें, HEC से जब हम अटेस्टेशन करवा रहे होते हैं तो वो एक अलग टाइम देते हैं 7 दिन का। इतनी देर में होता ये है कि उनका थोड़ा सा ना एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थोड़ा सा टाइम लेता है। IBCC से जब आप करवा रहे होते हैं तो बहुत टाइम लेता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे प्रिपेयर करें कि इसमें आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स इटली में जो पढ़ने जा रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करे हैं, और आने वाली वीडियो के अंदर मैं क्या चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपसे, एक सीक्रेट आपके सामने एक्सपोज करूंगा। क्या है वो सीक्रेट, ये एक तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में, और पार्ट 2 जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का, ये बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है वो दूसरों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी काम आसान हो। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत ही जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा, और जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.